Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 1 दिसंबर 2021। तो गाइज आज है तारीख 1 दिसंबर 2021 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक चीज़ बता दूं कि एक नया महीना फिर से शुरू हो चुका है और अब क्या करना है, आज आप लोग को अपनी स्ट्रैटेजी को तैयार करना है कि मुझे इस महीने में क्या क्या कवर करना है। बाकी जो आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस है या फिर जो डेली करंट अफेयर्स हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मेरे ऊपर छोड़ दो। ये वीडियोस रेगुलर आ रही हैं और आती रहेंगी और इन वीडियोस के अंदर सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करवा दिया जाएगा। बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए अपनी आज स्ट्रेटेजी तैयार कर लेना, एक पूरी लिस्ट मेंटेन करना कि मुझे इस महीने में क्या क्या कवर करना है और उसको कवर करने के पीछे पूरी तरह से लग जाना। छोटे छोटे टारगेट सेट करो यार, छोटे छोटे टारगेट सेट करने के बाद क्या होता है उसको अचीव करने में बहुत खुशी मिलती है, प्लस डे बाय डे जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली फोकस करना है, लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। तो गाइज अब बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। प्लस यार हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यहाँ पर एक लाइक करने से काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और हमेशा की तरह हम लोगों ने एक छोटा सा टारगेट रख रखा है 1K प्लस लाइक्स का, तो 1000 लाइक्स से ज़्यादा पहुँचाने हैं, जैसा कि आप लोग डेली बेसिस पर ये कर भी देते हो। तो गाइज यहाँ पर क्या हुआ है, आज मैंने काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं। आप लोग को मालूम होगा वीडियो की हम लोग शुरुआत कैसे करते थे कि हम लोग जो आर्टिकल डिस्कस करने होते थे हम लोग को उसको हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देते हुए वीडियो की शुरुआत करते थे। आज मैंने वो आर्टिकल्स नहीं लगाए। प्लस यहाँ पर दूसरा एक बहुत बड़ा चेंज ये है, मैंने आप लोगों के लिए वापस से क्विज को रीस्टार्ट कर दिया है। आपको मालूम होगा कुछ टाइम पहले हम लोग क्विज को कवर करते थे, तो कुछ इस प्रकार से आपको ये क्विज नजर आएगा। करना क्या है, देखो करना यह है कि वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनोगे तो फिर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी और इसी वीडियो के अंदर यहाँ पर ये सारे एक तरीके से जो क्विजेज हैं इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आप वीडियो को सुनोगे लास्ट में आपके साथ ये क्विज को शेयर करूंगा, जब इनके आप आंसर लिख पाओगे, इनको सॉल्व कर पाओगे, तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ यार मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं, इस चीज़ के रिगार्डिंग मेरे को इतनी इतनी नॉलेज हो चुकी है। ओके, तो इस वीडियो को मैंने और प्रोडक्टिव बना दिया है। तो आई होप आप लोग को यहाँ पर चीज़ें पसंद आई और आप लोग यहाँ पर इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहोगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल और पहला आर्टिकल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और हेल्थ आता है हमारा जीएस पेपर 2 के अंदर। देखो सबसे पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को मालूम होगा कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है लगातार चर्चा में देखने को मिल रहा है, उसका नाम है ओमिक्रॉन। अब देखो यहाँ पर ये वेरिएंट रिसेंटली काफ़ी दिनों में चर्चा में आया और उसके बाद क्या है, आने वाले टाइम पर ये लगातार चर्चा में होने वाला है। तो क्या होगा, आपको इसके रिगार्डिंग जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको प्रिपेयर करके रखना है पहले से, क्योंकि बाकी के जो आने वाले टाइम पर आर्टिकल्स है इसके ऊपर उनको आप लोग स्किप कर सको। तो ओमिक्रॉन के बारे में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस आर्टिकल में बताने वाला हूं, चाहो तो आप लोग साथ ही साथ नोट डाउन करते हुए चलना। डिस्कस करेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है, सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर करवाई जाएंगी। सबसे पहली चीज़, ये आर्टिकल कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। प्लस यहाँ पर मैं आपको सारे सोर्सेज दिखाता रहूँगा कि कहाँ कहाँ से आर्टिकल्स को लिया गया है। यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने रिसेंटली एक वायरस डिस्कवर किया जिसका साइंटिफिक नेम है B.1.1.529। अब जो ये स्ट्रेन है ये कोविड-19 का है और बोला कि देखो ये स्ट्रेन काफ़ी खतरनाक है और ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में आएगा। WHO ने इसको सबसे पहली बार कहाँ पे डिटेक्ट किया था, तो साउथ अफ्रीका में। पहली चीज़ बहुत ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका के अंदर सबसे पहली बार इस वायरस को डिटेक्ट किया गया। फिर उसके बाद इसको नाम दिया गया ओमिक्रॉन। तो यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये वेरिएंट्स हैं इनके अलग अलग जो नाम हैं ये कौन देता है, ये देता है WHO। और जो ओमिक्रॉन है सबसे पहली बार कहाँ से मिला है, तो साउथ अफ्रीका से मिला है, ये भी आपको एक आइडिया रखना है। अब बात करेंगे ओमिक्रॉन के बारे में, तो बेसिकली यहाँ पर ये कैसा वायरस है, तो देखो WHO ने बताया ये अपने आप में बहुत खतरनाक है, ट्रबल क्रिएट करने वाला ये वायरस है। हमने देखा था रिसेंटली बहुत सारे और भी वेरिएंट्स आए थे, फॉर एग्जांपल डेल्टा प्लस आया था, अल्फा बीटा गामा, इस प्रकार के वेरिएंट्स आए जिन्होंने काफ़ी हद तक तबाही मचाई। लेकिन यहाँ पर जो ये वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये अपने आप में इनसे भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले टाइम पर, ये पूरी पॉसिबिलिटी है, ऐसा WHO इसको बताता है।
उसके बाद बताया इस वेरिएंट के अंदर बहुत सारे म्यूटेशंस हुए हैं। अब म्यूटेशंस क्या होते हैं ये आप लोगों को आगे पता चलेगा, अभी से लगभग यहाँ पर 2 से 4 मिनट बाद पता चल जाएगा। तो म्यूटेशंस यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो जो जीन्स होते हैं, जीन्स मतलब कि जो आरएनए डीएनए ये प्रकार के जो जीन्स होते हैं इनके अंदर बदलाव होना, इनके अंदर बदलाव होने की वजह से जो वायरस है ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, तो इसी को हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो ओमिक्रॉन है ये साउथ अफ्रीका के अंदर पाया गया। साउथ अफ्रीका के अलावा इजराइल के अंदर, मालावी, बोत्सवाना, बेल्जियम, हांगकांग, इन सारी कंट्रीज के अंदर देखने को मिल रहा है। और आज के टाइम पर और भी बहुत सारी कंट्रीज में जैसे स्कॉटलैंड वगैरह भी यहाँ पर निकल चुका है, ठीक है। बहुत सारे और भी एरियाज में यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं लगातार ये निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देख पाओगे कि साउथ अफ्रीका के अंदर आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा केसेस हैं ओमिक्रॉन के। देन उसके बाद बोत्सवाना हुआ, हांगकांग हुआ, बेल्जियम हुआ, इजराइल, डेनमार्क, इन सभी कंट्रीज में लगातार ये वायरस के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर एक कंसर्न सा क्रिएट हो चुका है। अब बात करते हैं इस वायरस के, इस वेरिएंट के बेसिकली नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर होता है शब्दावली। अब यहाँ पर इसको जो नाम दिया गया है ओमिक्रॉन, इसको लेकर काफी विवाद हुआ। विवाद क्या हुआ, WHO ने पहले तो यहाँ पर कुछ और नाम सेलेक्ट किए थे जैसे कि नू और जी, ठीक है। क्या नाम रखे थे, जी और न्यू। यहां पर WHO ने इसको आगे बोला कि यार ये सूटेबल नहीं है, इसको नहीं रखने वाले। क्यों? क्योंकि जी कहीं ना कहीं चाइना के से लिंक करता है, ठीक है। जो जी वाला नाम है ये कहीं ना कहीं चाइना से लिंक करता है। और जो न्यू है, न्यू अपने आप में सही नाम नहीं है, क्योंकि इससे न्यू से मतलब लग रहा है NEW वाला न्यू, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करें, मतलब खासकर WHO ने क्या करा, इन्होंने बोला ना जी सूटेबल है ना न्यू सूटेबल है, इस वजह से हम इन दोनों को नहीं रखेंगे। तो कौन सा रखेंगे? तो फिर इन सब चीज़ों के बाद एट द लास्ट यहाँ पर WHO ने इसका नाम ओमिक्रॉन रखा, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी बहुत सारे आर्टिकल्स लगातार पब्लिश हुए हैं। अब बात करते हैं भारत के अंदर क्या सिचुएशन है आज के टाइम पर, भारत के अंदर क्या हो रहा है। तो भारत के अंदर बात करें तो वायरस का देखो कंसर्न डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आज के टाइम पर देख पाओगे इंटरनेशनल ट्रैवल वगैरह वापस से सारी चीज़ें रिवाइव हुई थी। अब वापस से दुनिया भर में ये वेरिएंट निकल रहा है, तो इससे कंसर्न तो है ही। दूसरी चीज़, भारत के अंदर आज के टाइम पर जो वैक्सीनेशन है इसको लेकर देखें तो हमने देखा कि जो फर्स्ट डोज है वो अभी तक सबसे ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करवा दी गई है। 82% व्यक्तियों को लगभग फर्स्ट डोज लग चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी भी जो बहुत सारे लोग हैं उनको सेकेंड डोज नहीं लगा है, ठीक है। तो इंकरेज किया जा रहा है लोगों को कि जाओ भाई सेकेंड डोज लगवाओ, क्योंकि सेकेंड डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड डोज ही आप लोगों को एक फुल प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर मेंशन की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया ये जो ओमिक्रॉन है ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहली चीज हम लोग समझेंगे ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता क्या है। देखो, वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंदर जो वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी है ये बढ़ जाती है, वायरस काफी तेजी से फैलता है, प्लस कोई भी जो ट्रीटमेंट होता है वो उस वायरस के ऊपर काम नहीं करता, वायरस अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाता है। और ये वायरस अगर तेजी से फैल गया तो इससे हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाता है, प्लस लोगों की डेथ भी बढ़ जाती है। तो मतलब अपने आप में वेरिएंट ऑफ कंसर्न आप कह सकते हो चिंता में करने वाला यहाँ पर एक वेरिएंट ये देखने को मिलता है। आज के टाइम पर हमारे पास वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स और कौन से हैं, तो बिल्कुल आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहला तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न आता है ओमिक्रॉन। इसका साइंटिफिक नेम है B.1.1.529। इसको सबसे पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था साउथ अफ्रीका के अंदर। उसके बाद दूसरा है डेल्टा। डेल्टा का साइंटिफिक नेम है B.1.617.2। इसको सबसे पहली बार एमर्ज किया गया था इंडिया के अंदर। दूसरा है गामा, जिसका साइंटिफिक नेम है P.1। ये सबसे पहली बार एमर्ज हुआ था ब्राजील में। उसके बाद है बीटा। बीटा का साइंटिफिक नेम है B.1.351। ये सबसे पहली बार एमर्ज हुआ साउथ अफ्रीका के अंदर। देन एट द लास्ट आया अल्फा। अल्फा का बात करें तो यहाँ पर B.1.1.7 करके यहाँ पर इसका नाम है, ये भी ब्रिटेन में जाकर एमर्ज हुआ था। देखो यहाँ पर जो ओमिक्रॉन है ये तो साल 2021 के अंदर आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन ये बाकी सारे जितने भी वेरिएंट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे पिछले साल आइडेंटिफाई करे गए थे, मतलब साल 2020 में। ओके, नाउ अब बात करते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, देखो ये जो वायरस की कैटेगरीज हैं इनको दो एक तरीके से कैटेगरीज में रखा गया है। एक तो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। दूसरा है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम लोग यहाँ पर इसको समझने वाले हैं कि आखिरकार वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो देखो, वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंदर वो वाले वेरिएंट्स हैं जो काफी खतरनाक हैं, काफी डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर यहाँ पर जो भी वेरिएंट्स को डाला गया है वो ज्यादा खतरनाक नहीं है, ठीक है। इनको रोका जा सकता है, इनका ट्रीटमेंट हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, तो ये यहां पर बताया जाता है। ओके, आज के टाइम पर जो मोस्ट पॉपुलर दो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन कौन से हैं। एक है म्यू।
जिसका साइंटिफिक नेम है B.1.621। इसको सबसे पहली बार आइडेंटिफाई किया गया कोलंबिया के अंदर। उसके बाद दूसरा है लैम्बडा, ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है C.37। ये एमर्ज हुआ था पेरू के अंदर। तो आज के टाइम पर ये सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके बारे में आप एक आइडिया रख सकते हो। तो बेसिकली अभी आपको मालूम होगा, आर्टिकल की शुरुआत मैंने आपको बताया था कि इसको वेरिएंट क्या होता है, म्यूटेशंस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल वो पॉइंट यहां पर आ चुका है। तो सबसे पहले हमें समझना है म्यूटेशंस क्या होता है। देखो, म्यूटेशंस का मतलब होता है चेंज होना, चेंज इन द जीन्स। जीन मतलब जैसे आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर बदलाव हो जाना, ये हमारा जीन है, इसके अंदर बदलाव हो जाएगा तो क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। अब देखो, जो ये म्यूटेशंस होते हैं, बहुत सारे म्यूटेशंस यूजलेस होते हैं, लेकिन बहुत सारे म्यूटेशंस की वजह से क्या होता है, वायरस की जो पावर है वो और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये जो म्यूटेशन है ये काफ़ी हद तक जो वायरसेस के अंदर देखने को मिलते हैं, और जो भी म्यूटेशंस होते हैं जिसकी वजह से जनरली वायरस के अंदर जो देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से जो वायरस है और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है, जैसा हम लोगों ने अभी देखा, प्लस और भी म्यूटेशंस देखने को मिले। ठीक है, देखो आप मान लो कि यहाँ पर ये ओरिजिनल वायरस है, इसके अंदर क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ। इसके अंदर क्या हुआ, जो जीन था इसका, उसके अंदर बदलाव हो गया। जब जीन के अंदर बदलाव हुआ तो वो वेरिएंट कहलाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, जीन के अंदर तो बदलाव हुआ, जीन के साथ साथ वायरस का बिहेवियर भी बदल गया। वायरस भी बहुत खतरनाक हो गया, काफ़ी तेजी से फैलने लगा, इसका ट्रीटमेंट नहीं निकल रहा है, इसकी वजह से डेथ ज़्यादा हो रही है, तो इसका बिहेवियर भी बदल गया। जब यहाँ पर जीन के साथ बिहेवियर भी बदल गया तो वो यहां पर एक नया स्ट्रेन कहलाता है कि भाई हमारा एक नया स्ट्रेन मिल चुका है। आई होप आपको म्यूटेशंस के बारे में समझ में आ चुका होगा, वायरस के अंदर म्यूटेशंस क्या कहलाई जाती हैं। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और आईआर आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। तो अभी नवा ब्रिक्स साइंस एंड टेक मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ है। तो ब्रिक्स क्या होता है, जैसा कि आप लोग यहां पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे, अलग अलग कंट्रीज का ग्रुप है। बी स्टैंड्स फॉर ब्राजील और आर स्टैंड्स फॉर रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इनको मिलाकर बना है ब्रिक्स। तो इसके बारे में आपको आइडिया रखना है। आर्टिकल कहां से लिया गया, पीआईबी से लिया गया है, और पीआईबी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे करंट अफेयर के लिए, जहां पर गवर्नमेंट डायरेक्टली डेटा को पब्लिश करती है। तो रिसेंटली इंडिया का जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने यहां पर क्या किया, इस नवे मीटिंग को चेयर किया। और यहां पर इससे पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने यहां पर ब्रिक्स के समिट को चेयर किया था। तो ब्रिक्स के अंदर बात करें तो इंडिया की पावर लगातार बढ़ते हुए नजर आएगी, और साल 2021 ब्रिक्स के लिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि साल 2021 को ब्रिक्स के पूरे 15 साल हो चुके हैं, तो इसी वजह से यहां पर यह साल इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे बात करेंगे कि अभी जो ये साइंस और टेक का मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ, इसके हाइलाइट्स क्या क्या हैं। तो हाइलाइट्स की बात करें तो सबसे पहला डिस्कशन हुआ है इन ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। अगर बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो यहां पर जो ब्रिक्स कंट्रीज है वो अपने आप में काफी पीछे देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप देख पाओगे, साल 2021 का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था, यहां पर भारत की क्या रैंकिंग थी, ध्यान रखना, भारत की रैंकिंग 46 थी, चाइना की है 12, रशिया की 45 है, ब्राजील की 57 है और साउथ अफ्रीका की 61 है। तो अपने आप में कंट्रीज काफी पीछे हैं, मतलब साइंस एंड टेक के मामले में ज्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो यहां पर क्या है कि ये इन पांचों कंट्रीज के बीच में यह डिस्कशन हुआ कि साइंस एंड टेक के मामले में पांचों कंट्रीज मिलकर कोऑपरेट करेंगी, कोऑपरेट करके काम करेंगी, और ज्यादा अच्छे से अच्छा यहां पर एक तरीके से इनके बीच में कम्युनिकेशन रहेगा, जिसकी वजह से साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में यहां पर कंट्रीज ग्रो करती हुई नजर आएंगी। तो मेन डिस्कशन यही हुआ कि क्या कर सकें, इन कंट्रीज के बीच में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर एक कोऑपरेशन क्रिएट कर सकें। दूसरा पॉइंट यहां पर इस पूरे समिट के अंदर यह रहा कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, इनको साथ में मिलकर आना चाहिए। साथ में मिलकर आने के बाद यहां पर कुछ नए नए आइडियाज, कॉस्ट इफेक्टिव आइडियाज, इफेक्टिव अफोर्डेबल आइडियाज, ऐसे ऐसे हम लोग यहां पर आइडियाज लेकर आए, ताकि जो आज के टाइम पर अलग अलग चैलेंजेस हैं उससे लड़ा जा सके। खासकर बात करी गई साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में ये पांचों कंट्रीज को साथ में आना चाहिए और साथ में मिलकर काम करना चाहिए। तो इसको लेकर समिट हुआ। अब मैं आपको ब्रिक्स के बारे में 2-4 बातें बता देता हूं, क्योंकि यहां पर आप कह सकते हो ब्रिक्स के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और प्रीलिम्स में भी यहां पर पहले क्वेश्चन बनाए, तो यहां पर डेफिनेटली फिर भी आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बन सकता है। तो ब्रिक्स आखिरकार क्या है, इस बॉडी के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता चलने वाली है। ब्रिक्स बेसिकली एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम मतलब ब्राजील का बी हो गया, रशिया का आर हो गया, देन उसके बाद इंडिया का आई, चाइना का सी और साउथ अफ्रीका का एस, इनसे मिलकर बना है ब्रिक्स। ओके, साल 2001 की बात है। एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम है जिम ओ'नील। इन्होंने यहां पर ये टर्म दिया था ब्रिक। ओके, और डिस्क्राइब करा, देखो पहले यहां पर ये सिर्फ ब्रिक हुआ करता था। क्या हुआ करता था, ब्रिक हुआ करता था। यहां पर साउथ अफ्रीका पहले नहीं था। साल 2001 की बात कर रहा हूं, तो इन्होंने यहां पर टर्म दिया ब्रिक।
और इन्होंने बोला ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ये एक एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इनको साथ में आना चाहिए, इनका भी एक ग्रुप होना चाहिए। फिर कहानी आगे बढ़ती रही और इस ग्रुप को फॉर्मलाइज किया गया 2006 के अंदर। तो 2006 के ऊपर इस ग्रुप को लेकर काफी अच्छे से बातचीत करी गई। इनकी पहली मीटिंग हो चुकी थी 2006 के अंदर। फिर क्या होता है, साउथ अफ्रीका को यहाँ पर इनवाइट किया जाता है। साउथ अफ्रीका से बोला जाता है कि आओ तुम भी यहाँ पर ब्रिक को ज्वाइन करो। और फिर उसके बाद यहाँ पर दिसंबर 2010 की बात है, यहाँ पर ब्रिक के अंदर साउथ अफ्रीका ऐड होता है और फिर उसके बाद यहाँ पर एस भी लग जाता है। यह क्या हो जाता है, ब्रिक्स हो जाता है। ओके, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। ब्रिक्स के मेंबर्स कौन कौन से, आप लोगों को पता चल गया। अगर हम इन कंट्रीज की बात करें तो इन कंट्रीज की पावर क्या है आज के टाइम पर, देखो पावर इनकी बहुत है। जैसे कि पहली चीज यहाँ पर अगर इन पांचों कंट्रीज को मिला दें तो दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है उसका 42% पॉपुलेशन यहाँ पर ये पांचों कंट्रीज मिलकर कवर करती हैं। देन उसके बाद अगर हम दुनिया भर की जीडीपी देखें तो उसके अंदर इन पांचों कंट्रीज का 23% तक का कंट्रीब्यूशन है। देन उसके बाद अगर हम देखें दुनिया भर का जो व्यापार है उसमें से क्या होगा, ब्रिक्स कंट्रीज का 17% तक यहां पर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद वर्ल्ड और लैंड एरिया की बात करें तो यहां पर 26% तक एरिया यहां पर ये पांचों कंट्रीज कवर करती हैं। वोटिंग पावर की बात करें, वर्ल्ड वोटिंग पावर की, तो यहां पर भी ये पांचों कंट्रीज लगभग 13.2% तक का कंट्रीब्यूशन देती है हमारे दुनिया भर में। तो मतलब कि ब्रिक्स कंट्रीज का अपने आप में बहुत जबरदस्त रोल है। तो इसके बारे में आप एक छोटा सा आइडिया रख सकते हो। ये मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता ही दी हैं, अभी मैंने आपको इसके बारे में ये सारी चीजें अभी बताई हैं। उसके बाद क्या है, अभी हमने यहां पर देखा कि एक छठा ब्रिक्स का समिट हुआ था। कब समिट हुआ था, ये 2014 के अंदर। और ये जो समिट अपने आप में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल साबित रहा। क्यों, क्योंकि इस समिट के दौरान यहां पर इन पांचों कंट्रीज ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया। इन्होंने साथ ही साथ जो ब्रिक्स कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है इसको भी साइन किया। तो बॉडीज, ये जो खासकर बॉडी अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने एक नया बैंक भी यहां पर डेवलप कर दिया था। उसके बाद अब ब्रिक्स इनोवेशन कॉपरेशन एक्शन प्लान आज के टाइम पर चल रहा है। इसके अंदर क्या हुआ है, जो ब्रिक्स मेंबर्स हैं बेसिकली इन्होंने साथ में अग्री किया है कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में यहां पर एक प्लान लेकर चल रहे हैं। 2021 से लेकर 24 तक इस प्लान को इंप्लीमेंट किया जाएगा और यह प्लान प्रपोज किया था भारत ने। और यहां पर बोला जा रहा है यहां पर क्या होगा, ये पांचों कंट्रीज मिलकर आपस में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगी, प्लस यहां पर काम ऐसा करेंगी कि नए नए इन्वेंशंस को आगे लेकर आया जाए। टेक्नोलॉजी को लेकर ये कंट्रीज कुछ नया करके दिखाएं। तो आने वाले 4 सालों के अंदर एक बहुत बड़ा यहां पर आप कह सकते हो कि इनके बीच के ग्रुप का एक कॉपरेशन देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और एनवायरमेंट आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सफर के बारे में। अब ये सफर क्या होता है हम लोग पहले इसके बारे में समझेंगे। आर्टिकल कहां से लिया गया, डाउन टू अर्थ से लिया गया है। तो सफर का स्टेटमेंट निकल कर आया है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। और इसके रिगार्डिंग यूपीएससी पहले एक क्वेश्चन भी पूछ चुका है, खासकर एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो न्यूज में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो सफर है, सफर की फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्ट एंड रिसर्च। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने यहां पर स्टडी करी है और दिवाली के बाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा और दिवाली के बाद पता लगाया कि एयर पोल्यूशन अपने आप में काफी खतरनाक और बढ़ चुका है। दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे के अंदर एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा हो चुका है। देखो यहां पे लोकल एमिशन तो हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ यहां पर बायोमास बर्निंग इफेक्ट भी है, खासकर स्टबल बर्निंग इफेक्ट भी है, ऐसा यहां पर बताया गया। लेकिन अब यहां पर ये सारी चीजें बताई हैं सफर ने, तो सफर के बारे में जान लो क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट बॉडीज हमारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सफर एक नेशनल इनिशिएटिव है जिसको इंट्रोड्यूस किया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। अब इसको क्यों लेकर आए गए, इसको लेकर इसलिए आया गया ताकि जो एयर क्वालिटी है बड़े बड़े शहरों की उसको मेजर किया जा सके, हम लोग पता लगा सके कि किस प्रकार की एयर क्वालिटी है वहां पर, ठीक है। जिसकी वजह से जैसे ही पता चलेगा हमें एयर क्वालिटी खराब है तो क्या होगा, हम लोग उसके रिगार्डिंग एक स्टेप उठा पाएंगे। इसी वजह से सफर को लेकर आया गया। तो सफर एक खुद का एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का। तो आपको ध्यान रखना है, तो इंडिया का जो पहला एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम था जो कि दिल्ली के अंदर ऑपरेशनलाइज हुआ, इसी का एक छोटा सा पार्ट था सफर। लेकिन सफर आज के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी बन चुका है। सफर का मेन काम क्या है, ये मॉनिटर करता है, ये देखता है हर एक वेदर पैरामीटर्स को कि हमारे एरिया का टेम्परेचर कैसा है, बारिश किस प्रकार से हो रही है, ह्यूमिडिटी क्या है, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या फिर सोलर रेडिएशंस, इन सबको मॉनिटर करता है और फिर मॉनिटर करने के बाद एक रिपोर्ट को तैयार करता है। उसके बाद जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है आज के टाइम पर इसने सफर को रिकॉग्नाइज किया है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है और यहां पर एक तरीके से इसका बहुत अच्छा काम है और इसका एक तरीके से जो भी डेटा आ रहा है वो बहुत ज्यादा क्वालिटी डेटा यहां पर ये प्रोड्यूस करता है। तो सफर अपने आप में इंपॉर्टेंट बॉडी है। अब जैसे मैंने बताया कि ये सफर क्या करता है, मॉनिटर करता है बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को, पता लगाता है कि हवा के अंदर कौन कौन से यहां पर मतलब हवा कितनी खतरनाक है, कितनी जहरीली है।
अब हवा को पता लगाने के लिए कितनी जहरीली है, तो कुछ पॉल्यूटेंट्स को मेजर करना होगा। और वो पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? वो है PM 2.5, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, तोलिन और उसके बाद जाइलिन और मरकरी। देखो इसके बारे में ध्यान रखना, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसमें डेफिनेटली MCQ इसके रिगार्डिंग बन सकता है कि कौन कौन सी गैसेस यहाँ पर सफर मॉनिटर करता है, ठीक है, और इनको मिक्स करके आपको दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना, PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है यहाँ पर, PM का मतलब है पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और पर्टिकुलेट मैटर 10। इसका मतलब क्या है? देखो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े, मतलब इतने छोटे होते हैं कि आपके बाल से भी बहुत पतले होते हैं। ये आपका बाल का साइज है, ठीक है। अब बाल का साइज में आप देख पाओगे ये जो ब्लू वाले डॉट्स हैं ये PM10 है, पर्टिकुलेट मैटर 10। तो आप कह सकते हो बाल, एक बाल के टुकड़े में 1 2 3 4 5, कम से कम 5 पर्टिकुलेट मैटर 10 आपको मिल जाएंगे। इतने छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स मिल जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर बात करने PM 2.5 की, तो ये और छोटे होते हैं, और भी बहुत छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े होते हैं, मतलब इतने छोटे कि आप देख सकते हो कि PM10 से भी कितने छोटे हैं। एक PM10 के अंदर लगभग 4 पर्टिकुलेट मैटर 2.5 बनेंगे। तो मतलब यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर इतना छोटा कि आपके बाल से भी बहुत 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 छोटा कंकड़ का टुकड़ा है, जो कि एक तरीके से क्या करता है, ये हमारी बॉडी को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। ये जो डस्ट है बेसिकली, जो कूड़ा करकट है, ये जो हम देख पाते हैं हमारी हवा के अंदर है, इससे क्या होता है, ह्यूमन बींग्स जब को इनहेल करते हैं तो वो अंदर जाएगा और अंदर जाकर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बर्बाद करता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सफर क्या मैनेज करता है, आई होप आपको समझ में आ चुका है। अब एक क्वेश्चन और है, ये जो पूरी सफर की बॉडी है इसको किसने डेवलप किया था? तो इसको यहां पर इस पूरे सिस्टम को डेवलप किया गया है हमारे कंट्री के खुद के थ्रू, यहां पर जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हो हमने खुद यहां पर डेवलप किया है, IITM के थ्रू यहां पर इसको डेवलप किया गया। इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे। अब देखो सफर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस को फैलाना, एक जागरूकता फैलाना लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में, कि हाँ भाई एयर क्वालिटी इस प्रकार की है, आपको अब यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस ये भी है कि यार यहाँ पर क्या होगा, इससे काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं। इससे यहाँ पर काफ़ी सारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं कि हाँ हम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, हम लोगों को अब यहाँ पर एयर क्वालिटी जो है उसके रिगार्डिंग एक स्टेप उठाना होगा एज पर दी कंडीशंस ऑफ द सफर। उसके बाद ये तो हुई सफर की बात। उसके बाद इसी प्रकार से आता है एक और एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसको भी कैलकुलेट किया जाता है। अब इसको भी कैलकुलेट करते हैं तो हवा के अंदर बहुत सारे गैसेस को, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को देखा जाता है, जैसे कि लगभग 8 पॉल्यूटेंट्स हैं, इनको देखा जाता है। ग्राउंड लेवल ओजोन हो गया, PM10 हो गया, आपने समझ लिया PM10 क्या होता है, PM 2.5 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया और उसके बाद लेड, ठीक है। तो ये सारे भी आप लोग देख पाओगे, ये गैसेस आती हैं जिसको हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर मॉनिटर करते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स का मेन मकसद यही होता है कि हम लोग एयर की क्वालिटी को पता लगा सकें कि एयर की क्वालिटी किस प्रकार की है, ज़्यादा हार्मफुल है या फिर ज़्यादा सही है। ओके, आई होप आपको एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो रही है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और डिफेंस सिक्योरिटी आता है GS पेपर 3 के अंदर। चर्चा की गई है नेशनल कैडेट कॉर्प्स के बारे में। आपने डेफिनेटली NCC के बारे में सुना होगा, जो स्कूल्स के अंदर लेते हैं बच्चे, कॉलेजेस के अंदर लेते हैं, तो इसी के बारे में चर्चा की गई है। तो NCC क्यों है चर्चा में, आपको यहाँ पर पता चलेगा। आर्टिकल PIB से लिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पर इसको रिलीज किया था। तो हाल ही में जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है इन्होंने यहाँ पर अपनी 73rd एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया है 28 नवंबर को। 28 नवंबर को 73वीं एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट करी गई। अब अगस्त 2020 की बात, मतलब पिछले साल की बात है, हमने क्या किया, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने नेशनल कैडेट कॉर्प्स को, NCC को बॉर्डर वाले एरियाज में, कोस्टल वाले एरियाज में भी अप्रूव कर दिया था, आगे बढ़ा दिया था। इन एरियाज में पहले NCC नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर इन एरियाज तक एक्सपेंड किया गया। फिर उसके बाद अब की बार की, इस साल की बात है, मार्च 2021 की, जो केरला हाई कोर्ट है इन्होंने भी हमारी केंद्र सरकार को एक ऑर्डर दिया। वो ऑर्डर ये था कि भाई जो NCC है इसके अंदर एक अमेंडमेंट करना चाहिए, जो NCC एक्ट 1948 है इसके अंदर एक बदलाव करना चाहिए। और बदलाव ये था कि देखो इस एक्ट के अंदर, NCC के अंदर जो ट्रांसजेंडर पर्सन है इनको एक्सक्लूड किया गया है, ट्रांसजेंडर पर्सन नहीं ज्वाइन कर सकते NCC, तो आपको ये बदलाव करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया, ठीक है। मतलब क्या है, एक चेंज यहाँ पर करना चाहिए जहाँ पर ट्रांसजेंडर को थोड़ा सा अलाउइंग दी जाए। ओके, अब बात करते हैं NCC के बारे में। आखिरकार NCC क्या है, प्रीलिम्स में डेफिनेटली यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, देखो ये जो कैडेट होता है बेसिकली क्या होता है, ये हमारे जो एक तरीके से सैनिक छात्र होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग कैडेट बोलते हैं। जो NCC है इसको सबसे पहली बार बनाया गया था 1948 में, और एक कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो आपको ध्यान रखना है उस कमेटी का नाम है HN कुंजरू कमेटी। तो इस कमेटी ने 1946 में रिकमेंडेशन दिया कि हमारे पास NCC प्रकार की बॉडी होनी चाहिए। देन 1948 में इस बॉडी को बनाया गया।
उसके बाद क्या है, एनसीसी आज के टाइम पर देखो क्या है, देखो एनसीसी ना पहले तो गर्ल्स के लिए नहीं बनाई गई थी, लेकिन बाद में 1949 के आसपास यहाँ पर गर्ल्स डिवीजन को भी इंक्लूड किया गया, गर्ल्स को भी यहाँ पर एनसीसी प्रोवाइड करवाने की चर्चा की गई। आज के टाइम पर अगर हम बात करें करेंटली लगभग 14 लाख एक तरीके से ये कैडेट्स देखने को मिलते हैं। 14 लाख यहाँ पर सैनिक छात्र हैं जो आर्मी से हैं, नेवी से हैं, एयरफोर्स विंग से हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है। तो आज के टाइम पर एनसीसी की स्ट्रेंथ 14 लाख कैडेट्स की हो चुकी है। एनसीसी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। पहले मैं आपको यहाँ पर ये कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो एनसीसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो एनसीसी के जो कैडेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आज के टाइम पर। आपने देखा कोविड-19 पैंडेमिक काफ़ी तेजी से फैला और इस पैंडेमिक के दौरान भी एनसीसी वालों ने काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से काम किया और बहुत लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड किया, बहुत लोगों को रिलीफ प्रोवाइड किया। इस वजह से और ज़्यादा चर्चा में आ चुका है एनसीसी। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी कैडेट्स होते हैं इनको क्या होता है, एक बेसिक सी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है अलग अलग लेवल्स पर। ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह देने के बाद यहाँ पर इनको आगे एक तरीके से आगे के लिए तैयार किया जाता है, अगले कल के दिन के लिए तैयार किया जाता है। एनसीसी आज के टाइम पर बात करें तो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा दुनिया भर में। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बहुत सारे कैडेट्स को, जो हमारे एक तरीके से सैनिक छात्र होते हैं, इसको एनरोल करते हैं हाई स्कूल्स के अंदर, कॉलेज लेवल पर यहाँ पर उनको एनरोल किया जाता है। प्लस उनको कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह भी दिए जाते हैं जब इनका पूरा का पूरा एनसीसी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है एनसीसी के बारे में, कब इसको बनाया गया था, कौन सी कमेटी के थ्रू बनाया गया था, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। चर्चा की गई है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ये रिपोर्ट क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हुआ है अभी हाल ही में इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया और इस रिपोर्ट ने बताया कि साल 2020 के अंदर ऑथोरिटेरियनिज्म बढ़ चुका है। आप कह सकते हो जो ऑथोरिटेरियनिज्म होता है ये बढ़ चुका है, मतलब कि डिक्टेटरशिप। जो डेमोक्रेसी है वो सभी कंट्रीज के अंदर काफी तेजी से डिक्लाइन पर देखने को मिली, डेमोक्रेसी कम हुई है कंट्रीज के अंदर, ये यहां पर ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट बताता है। ये जो रिपोर्ट है इसका मेन मकसद है क्या करना, एक तरीके से यहाँ पर दुनिया भर में एक तरीके से डिबेट रखता है, प्लस यहाँ पर कुछ ट्रेंड्स को एनालाइज करता है। और इस रिपोर्ट ने यहाँ पर मेन मकसद यही होता है कि बताना कि डेमोक्रेसी किस प्रकार से कंट्रीज के अंदर देखने को मिलती है। और हमने ये देखा कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर डेमोक्रेसी को लेकर काफ़ी बड़ा चैलेंज देखने को मिला, कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी एक डिक्लाइन पर गई है। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़ जो ये ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट है इसको कौन रिलीज करता है, तो इसको रिलीज करती है बॉडी जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। ओके, तो यहां पर इसके बारे में आइडिया रख सकते हो, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहले मैं आप लोग को इस बॉडी के बारे में बता देता हूं। इस बॉडी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, IDEA एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी कंट्रीज मिलकर यहाँ पर आपस में बातचीत करती हैं, आपस में यहाँ पर काम करती हैं। और इस पूरे बॉडी को बनाया गया था, इसको फाउंड किया गया था 1995 में। और आज के टाइम पर इसके अंदर 33 मेंबर्स हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, यहाँ पर क्या है, इसका मेन मकसद है डेमोक्रेसी को बताना, कंट्रीज के अंदर किस प्रकार से की डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी को एक प्रोटेक्शन देना। ठीक है, एक प्रोटेक्शन देना हर लेवल पर, तो इसको लेकर ये काम करता है। अब इस रिपोर्ट के कुछ हाइलाइट्स हैं। सबसे पहला हाईलाइट है डेमोक्रेटिक डिक्लाइन, मतलब जैसे हमने डिस्कस किया ये रिपोर्ट आई है, तो इस रिपोर्ट के अंदर सबसे पहली चीज तो ये बताई कि डेमोक्रेसी डिक्लाइन पर आ चुकी है, डेमोक्रेसी लगातार गिर रही है। ठीक है, डेमोक्रेसी होती क्या है, तो आप लोग को मालूम होगा क्या है, हमारे पास पूरा हक है कि हम अपने हिसाब से सरकार को चूज करें, इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब लोगों का, जो आम पीपल है, उनका एक पार्टिसिपेशन रहे सरकार के अंदर, सरकार के डिसीजन में पार्टिसिपेशन रहे, इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज हैं, चाइना हो गया, टर्की हो गया, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। हाँ बिल्कुल, डेमोक्रेसी नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पर डिक्टेटरशिप है। क्या होता है, जो बोल दिया वो बोल दिया। देखो होता, हम लोग क्या मानते हैं, क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये कंट्रीज कभी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करती हैं। चाइना को अंदर, चाइना की सरकार को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, अगर करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, उसके खिलाफ चाइना उसको गिरफ्तार करेगा, या फिर आप कह सकते हो उसकी कोई खबर ही आने वाली है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये कंट्रीज़ के अंदर आप कह सकते हो अपना रूल, बिल्कुल डिक्टेटरशिप चलती है, ऑथोरिटेरिज्म ही चलता है। और इस प्रकार की चीज़ें आज के टाइम पर और भी बढ़ चुकी हैं। ऐसा यहाँ पे बताया गया कि जो डेमोक्रेसी है कंट्रीज़ के अंदर वो डिक्लाइन हुई है, लोगों का ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिला नहीं है। ठीक है, तो ये, और इसके पीछे का रीज़न क्या है, पेंडेमिक। पेंडेमिक के टाइम पर क्या हुआ, लोगों का जो मूवमेंट्स वगैरह है उसके ऊपर और भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। कंट्रीज़ के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा इससे ताल्लुक रहा नहीं किसी का, और इसकी वजह से क्या हुआ, डेमोक्रेसी और ख़त्म हुई है। प्लस उसके बाद लोगों के अंदर जो डिक्टेटरशिप है वो और ज़्यादा इंक्रीज हुई है। सरकार ने अपनी मनमानी चलाने के ऊपर पूरी तरह से फोकस किया है। भारत की बात करें तो इंडिया और ब्राज़ील दोनों यहाँ पर सबसे बड़े एग्जाम्पल है ब्लैक साइडिंग के। ब्लैक साइडिंग का मतलब कि
कि यहाँ पर डेमोक्रेसी काफ़ी हद तक डिक्लाइन हुई, डेमोक्रेसी कम हुई है, ऐसा पे बताया गया। इंडिया यहाँ पर फिर भी मिड लेवल की कैटेगरी में आता है और लगभग आप कह सकते हो हम लोग 2000 से सन 2000 से लगभग मिड लेवल की कैटेगरी में आते हैं। ज़्यादा डेमोक्रेटिक भी नहीं है और ज़्यादा यहाँ पर हम लोग इस साइड भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो मिड लेवल कैटेगरी में हम लोग लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, इसके बारे में आपको आइडिया रखना है। तो पहली चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ग्लोबल स्टेट डेमोक्रेसी रिपोर्ट क्या होती है, 2021 की रिपोर्ट में क्या बताया गया। तीसरी चीज़ यहाँ पर इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है। फिर इस रिपोर्ट ने एट द लास्ट कुछ सजेशन दिए कि भाई क्या करना चाहिए। न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाने चाहिए, मतलब कि सरकार को कुछ कॉन्ट्रैक्ट रखने चाहिए, किसके साथ, लोगों के साथ, और लोगों का हर चीज़ में क्या होना चाहिए, लोगों का यहाँ पर सुझाव होना चाहिए, लोगों को भी यहाँ पर आगे लाना चाहिए, लोगों को देखते हुए लोगों का जो एक तरीके से पार्टिसिपेशन है आम लोगों का वो बढ़ाना चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या हो सकता है, लोगों के साथ यहाँ पर एक चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, ठीक है। लोगों को सब चीज़ें बताओ जो कि सरकार कर रही है, ठीक है, और लोग तरीके से, मतलब अगर सरकार ने कोई क्रिटिसिज्म वाला काम किया है तो उसको क्रिटिसाइज किया जा सके। देखो क्रिटिसिज्म काफ़ी हद तक अच्छे भी होते हैं तो क्रिटिसाइज किया जा सके, ऐसा नहीं यहाँ पर सरकार कुछ भी कर रही है या फिर गलत भी कर रही है तो भी उसको क्रिटिसाइज ना किया जाए, जैसा चाइना तुर्की के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस रिपोर्ट ने सजेशन दिया कि भाई जो भी आपके इंस्टीट्यूशन है उसको और स्ट्रॉन्ग करो, जो आपके फंडामेंटल फ्रीडम राइट्स हैं उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, जो लोगों के पास अधिकार हैं, आपके संविधान के अंदर अधिकार लिखे हैं उसके अंदर और ज़्यादा आपको स्ट्रेंथन करना होगा, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। और उसके बाद जो भी हमारा इलेक्शंस को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सारे जो इंस्टीट्यूशंस है उसको आप लोग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और यहाँ पर डेमोक्रेसी को मेंटेन कर सकते हो। ओके, तो गाइज यहाँ पर ये थे कुछ चीज़ें, आई होप आपको क्लियर हुआ है। आगे आते हैं लास्ट आर्टिकल पर। लास्ट आर्टिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमी आती है जीएस पेपर 3 के अंदर। डिस्कशन किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स के बारे में। तो ये जो गोल अर्बन इंडेक्स है, नीति आयोग ने यहाँ पर इस इंडेक्स को जारी किया और इस इंडेक्स के अंदर बताया कि शिमला, चंडीगढ़ और कोयम्बतूर ये 3 राज्य ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि बिल्कुल टॉप पर देखने को मिले हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, इन्होंने डेवलपमेंट गोल्स की तरफ काफ़ी तेजी से आगे कदम बढ़ाए हैं। ओके, तो यहाँ पर ये आर्टिकल अगेन पीआईबी से लिया गया है। तो हाल ही में जो नीति आयोग है इन्होंने किसके साथ मिलकर, इंडो जर्मन कॉर्पोरेशन के साथ, ध्यान से सुनना, नीति आयोग ने इंडो जर्मन कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-2022 का उद्घाटन किया है, इसके बारे में आइडिया रख सकते हो। ये जो इंडेक्स और डैशबोर्ड है बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको बताया इंडिया और जर्मनी ने मिलकर इसको बनाया है और इसके अंदर 56 अर्बन एरियाज है। देखो यहाँ पर अर्बन की बात करी जा रही है तो मतलब शहर वाले एरियाज की, ठीक है। तो यहाँ पर 56 अर्बन एरियाज हैं और 77 एसडीजी इंडिकेटर्स रखे गए हैं कि इन्होंने कितनी अच्छी तरीके से काम किया है। और यहाँ पर ये जो बेसिकली पूरा का पूरा इंडेक्स होने वाला है ये और भी चीज़ों को मजबूत करने वाला है, ठीक है। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करेगा। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, अभी जो भी पढ़ा है ना सब बकवास था, लेकिन यह ध्यान रखना कि इस रिपोर्ट को इंडो जर्मन रिपोर्ट बोला जाता है। इंडिया और जर्मनी मिलकर यहाँ पर इसको प्रिपेयर करते हैं। अब हमने डिस्कस करना है कि रैंकिंग क्या रही है। देखो इस रिपोर्ट के अंदर रैंकिंग जो है अलग अलग स्कोर्स दिए जाते हैं, 0 से लेकर 100 तक के स्कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। मान लो यहाँ पर किसी का स्कोर 0 से लेकर 49 के बीच में है तो वो एक एस्पिरेंट है, किसी का स्कोर 50 से 64 के बीच में वो परफॉर्मर है, किसी का स्कोर 65 से 99 के बीच में वो फ्रंट रनर है, किसी ने यहाँ पर 100 स्कोर पूरा लाया है तो वो एक अचीवर है जिसने यहाँ पर सारे गोल्स को अचीव कर लिया है जो उसने टारगेट रखा था, अपने शहर के अंदर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रखा था, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, मैंने अच्छा यहाँ पर एक तरीके से ये बोल दिया कि स्टेट्स, ठीक है। तो शिमला, चंडीगढ़, कोयम्बतूर ये अर्बन एरियाज हैं बेसिकली। यहाँ पर ये जो अर्बन एरियाज है, जो शहर हैं, ये अपने आप में टॉपर रहे हैं तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये टॉपर रहे अपने आप में तो इसी वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये एक अचीवर रहे, इन्होंने अपने जितना भी डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो स्टेट्स के मामले में बात करें तो टॉप परफॉर्मर में शिमला, कोयम्बतूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, कोची ये सब आपको स्टेट्स देखने को मिलेंगे वापस से, ठीक है। तो ये टॉप परफॉर्मर है। और वोस्ट परफॉर्मर की बात करें तो धनबाद, मेरठ, ईटानगर, गुवाहाटी, पटना ये सारे यहाँ पर टॉप वोस्ट परफॉर्मर्स हैं, मतलब कि इनके अंदर जो डेवलपमेंट्स वगैरह है उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो स्टेट्स हैं इसके अंदर टॉप परफॉर्मर आप लोगों को पता चल गया होगा या आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर शेयर करी हैं, ये पीडीएफ में आपको मिल ही जाएगा। जैसे कि यहाँ पर और भी चीज़ें बताई गई हैं। अगर पॉवर्टी की बात करें तो नो पॉवर्टी में टॉप करता है कोयम्बतूर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो दूसरे में आप देख पाओगे गुड हेल्थ के अंदर टॉप करता है शिमला। तो इस प्रकार से जो अलग अलग छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं, क्योंकि हमारे कुछ ग्लोबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स की आपको मालूम होगा 17 टारगेट्स हम लोगों ने सेट कर रखे हैं
और वो टारगेट्स के अंदर कि गरीबी ना हो, जीरो हंगर हो, गुड हेल्थ हो, लोगों का क्वालिटी एजुकेशन मिले, जेंडर इक्वालिटी हो। तो ये सारे टारगेट्स के अंदर आप देख पाओगे कौन कौन से यहाँ पर एरियाज है, कौन कौन से शहर आप लोग देख पाओगे टॉप पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि क्लीन वाटर के अंदर भोपाल टॉप पर है, उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर बेंगलुरु टॉप पर है, क्लीन एनर्जी के अंदर शिमला टॉप पर है। तो इस प्रकार से सारा डेटा दिया गया है, इसको आप लोग एक बार देख सकते हो, एक नज़र मार सकते हो। बेसिकली ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं है, क्योंकि कितना आप इसमें रटोगे, ठीक है, इसके बारे में एक आइडिया ही रख सकते हो बस। अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये जो बेसिकली रिपोर्ट है पूरा का पूरा इंडो जर्मन के थ्रू बनाया हुआ है, इंडिया और जर्मनी के थ्रू बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको इंडो जर्मन के बारे में मैं आप लोगों को 2-4 चीज़ें बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में, इसका बैकग्राउंड अगर कवर करें हम लोग तो साल 2008 की बात है। साल 2008 में क्या हुआ, यहाँ पर 50 साल पूरे हो चुके थे इंडिया जर्मनी के डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को लेकर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया जर्मनी का जो कॉर्पोरेशन है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस उसके बाद हमने आज के टाइम पर बहुत सारा डेवलपमेंट किया है और उसमें जर्मनी का काफ़ी बड़ा हाथ है, जर्मनी ने हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है। उसके बाद जो हमने रोरकेला स्टील प्लांट को बनाया है उड़ीसा के अंदर, ये भी यहाँ पर जर्मनी और इंडिया के थ्रू, दोनों के थ्रू मिलकर बनाया गया। उसके बाद आज के टाइम पर जो IIT मद्रास है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन मद्रास, इसको भी यहाँ पर दोनों कंट्रीज ने मिलकर बनाया है। उसके बाद 1990s में डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यहाँ पर रखा गया था, एक तरीके से जो डेवलपमेंट है इसके ऊपर काम किया गया था, पॉवर्टी जैसी चीज़ों को कम करने के ऊपर फोकस किया गया था। तो इंडिया जर्मनी ने मिलकर यहाँ पर इसके ऊपर काम किया है, ओके। तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। तो इंडिया जर्मनी के रिलेशंस अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस क्विज। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या इसको देखा है, क्या क्या हमने आर्टिकल कवर करे हैं। अब मैं आपके साथ कुछ क्विज को शेयर करूँगा, इन सबको आपको सॉल्व करना है आगे नीचे कॉमेंट सेक्शन में। सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या है, ओमिक्रॉन वेरिएंट। सबसे पहली बात आपको बताना है ओमिक्रॉन वेरिएंट का साइंटिफिक नेम क्या है। दूसरा, ये सबसे पहली बार कौन सी कंट्री के अंदर डिटेक्ट किया गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या है। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, साल 2001 के अंदर जो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम आपको बताना है, जिन्होंने ब्रिक्स का जो टर्म दिया था, खाली ब्रिक का टर्म लेकर आए थे, और उन इकोनॉमिस्ट का नाम बताना। तीसरा, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली सफ़र सिस्टम जो है इसको डेवलप किया गया है, एक आपको अभी मैं बताने वाला था। तो सफ़र सिस्टम यहाँ पर हमारे कंट्री के थ्रू डेवलप किया गया है, किसके थ्रू, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद जो एनसीसी है जिसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था, इसको 1948 में बनाया था एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर, उस कमेटी का नाम क्या है। देन उसके बाद जो ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 है, इसको रिलीज करने वाली बॉडी का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग ने, यहाँ पर अगर हम बात करें तो नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का उद्घाटन किया है, अर्बन इंडेक्स का उद्घाटन किया है। तो आप लोग इसके बारे में बता सकते हो। इस आर्टिकल को तो अभी हमने 1 ही मिनट पहले कवर किया है, इसको डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाओगे। तो सभी के आंसर आपको अच्छे से देने हैं। अगर आपने आर्टिकल को अच्छे से सुना है तो आप लोग इनको सॉल्व कर पाओगे। बाय द वे, इन सभी के जो आंसर है मैंने आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन इनको बिल्कुल भी मत देखना, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना। तो हमने क्या क्या डिस्कशन किया, फटाफट रिकैप लेते हैं। ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर सारी चीज़ें जानी, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं। उसके बाद थर्ड ब्रिक्स साइंस एंड टेक मिनिस्टर्स मीटिंग के बारे में हमने अभी डिस्कशन किया, इस मीटिंग के अंदर क्या क्या चर्चा हुई है। ब्रिक्स के बारे में हम लोगों ने सारी बातें जानी है एक एक करके। सफ़र के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, सफ़र क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, सारी बातें हमने देखी। नेशनल कैडेट कॉर्प्स के बारे में, एनसीसी के बारे में एक एक बातें हम लोगों ने जानी है, जो कि आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट के बारे में एक एक बात डिस्कस करी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर SDG अर्बन इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। ये अर्बन इंडेक्स कैसे यहाँ पर भारत प्रिपेयर करता है, किसके साथ मिलकर प्रिपेयर करता है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। ओके, आई होप गाइस आप लोग को ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।